अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा की मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। काफी मतलबी नज्म है ये, जिससे बिहार में मंत्रिमंडल के गठन को साहित्यिक दर्शन मिलता है। वैसे एक और लाइन है, सुनिएगा। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही बिहार में उप मुख्यमंत्री का नाम सुशील मोदी नहीं होता। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन की खास पेशकश मंत्रिमंडल देख रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। खैर, शेरो शायरी तो बहुत हुआ, अब विषय पर लौटते हैं। कहते हैं कि राजनीति अवसरों का वो खेल है जिसमें अगर राजनेता पिछड़ जाए तो दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं होता, बल्कि आखिरी के कतार में होता है, जहां शायद कैमरा भी नहीं पहुंच पाता है। और उसी पिछड़े हुए कतार में अभी सुशील मोदी खड़े हैं। वही सुशील मोदी जिन्होंने कोरोना के बावजूद लालू के लाल को पीला पीला कर दिया था। कोरोना को हराते ही एनडीए को जिताने में लग गए थे और उनकी वफा का सिला तो देखिए, अब वो नव निर्वाचित मंत्रिमंडल में कहीं नहीं दिखते हैं। खैर, अच्छा भी है, इतने लंबे समय से उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर लगा तौलिया भी अब बदल जाएगा, जिस पर भ्रष्टाचार और अनदेखी के कई टन धूल भी जमे हुए हैं। अब इसी हैसियत और रुआब के साथ इस पद को तारकिशोर प्रसाद संभालेंगे और उनका साथ देंगी रेणु देवी जी। और जब तारकिशोर प्रसाद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो यह हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम आपको उनकी अति विशिष्ट कामयाबी और उपलब्धियों से दो चार करवा दें। तारकिशोर प्रसाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी शिक्षा। वो 12वीं पास हैं, मतलब कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से 3 क्लास ज्यादा पढ़े हुए हैं। इस हिसाब से विपक्ष के मुख्यमंत्री उम्मीदवार से ज्यादा तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री पढ़े हुए हैं। तभी तो उनको उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ वित्त विभाग, वाणिज्य कर, पर्यावरण और जलवायु प्रदूषण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपदा प्रबंधन का विशेष पदभार दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि मर्दे, आप तो तारकिशोर बाबू का और भारतीय संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। ये कहां लिखा हुआ है कि एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा आदमी कोई मंत्रालय नहीं संभाल सकता? तो जवाब ये रहेगा कि हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं। हमारा काम तो संविधान में ही निर्धारित करता है ना सवाल करने का। तो सवाल कर रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग का कितना अनुभव है? हमें भूल जाने की बीमारी है, इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमें बताएं कि उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की है। खैर, एक और चीज याद आ गया तो सोचे कि आपको बता दें। उप मुख्यमंत्री साहब ने अपने चुनावी हलफनामे में अपना मुख्य काम खेती बताया है और कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ के आसपास। काश कि ये सच होता तो आज हमारे बिहार के किसान भी फॉर्च्यूनर से बीज लाने जाते। किसानी के क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री जी का अभूतपूर्व योगदान किसान तबकों तक भी पहुंचे, हम बस यही कामना कर सकते हैं। और अगर उन्हें इसी मॉडल को जमीन पर लाने के लिए यह मंत्रालय दिया गया है, तो शायद वो इस विभाग के कहीं सही उत्तराधिकारी हैं और शायद सरकार ने भी उनकी इस उपलब्धि को पैमाना माना होगा। इसके अलावा उनके पास पर्यावरण और जलवायु प्रदूषण विभाग भी है। वैसे इस विभाग में इनका काम मोदी जी आसान कर देते हैं। वो आए दिन पर्यावरण और जलवायु प्रदूषण को लेकर देश दुनिया में सभाएं करते ही रहते हैं। इसके अलावा उनके पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धि यह है कि वो मीडिया में आते हैं तो प्रधानमंत्री का नाम लेने में फंबल कर जाते हैं। और अब इनके कंधे पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक अतिरिक्त बोझ होगा। आपने ठीक सुना, मैंने भार नहीं कहा, मैंने बोझ कहा। और वो इसी बोझ को सही से 5 साल ढोले, यही उम्मीद रहेगी। इन सब के अलावा इनके पास एक और मंत्रिमंडल का पदभार है जो कि मेरे हिसाब से आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो डिपार्टमेंट है आपदा प्रबंधन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद साहब कटिहार से आते हैं और कटिहार हर साल बाढ़ में डूबता है। इस साल भी डूबा है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं आप, वहां आसपास में कोई समुद्र भी नहीं है जिससे कटिहार में छेद करे और सारा पानी समुद्र में चला जाए। वैसे भी बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, ऐसा नेताजी सबको लगता है। और अगर वाकई ऐसा है तो मेरे जैसे अबोध पत्रकार को ऐसा लगता है कि बिहार को इस मंत्रालय माने कि आपदा मंत्रालय की कोई जरूरत नहीं है।
इसके जगह झाड़ फूक और जादू टोना डिपार्टमेंट का गठन होना चाहिए। इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद जी की और भी कई उपलब्धियां हैं जिसके कारण उनको उप मुख्यमंत्री पद से सुशोभित किया गया है। तारकिशोर प्रसाद एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीत हासिल की है, वो भी 4 बार लगातार। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक तारकिशोर प्रसाद पर दाव इसीलिए भी खेला गया है क्योंकि वो कटिहार से आते हैं और कटिहार पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर है और पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक कमजोर चेहरे को आगे करना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ मात्र है। वैसे सुशील मोदी भी कोई बेहद बेहतर जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन 80 के दशक से वो जाने माने नाम जरूर है। वैसे भी योग्यता, दूरदर्शिता और सामाजिकता पहले के जमाने में चाहिए होता था किसी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। अब तो सिर्फ इसी योग्यता पर मेवालाल को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी को हराया है। बाकी की योग्यता को चुनावी हलफनामे को 2-4 पेज बड़ा करने के ही काम आता है। वैसे एक बेहतर वक्ता ना होना, कमजोर छवि का नेता होना, जिसका नाम भी आम लोग उनके चुनावी क्षेत्र से बाहर ना जानते हो, उनका उप मुख्यमंत्री बन जाना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी की ये ट्रस्टेड और टेस्टेड फॉर्मूला है। वैसे भी जब चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ी जाए तो मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का हक तो प्रधानमंत्री साहब और मोटा भाई के पास ही होनी चाहिए। क्यों? ठीक बोले ना। वैसे तारकिशोर प्रसाद जी को आरएसएस और एबीवीपी में रहने का बड़ा अनुभव है और शायद ये भी एक बड़ा मापदंड है किसी भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री के होने का। यह मंत्रिमंडल का पहला एपिसोड था। ऐसे ही 13 एपिसोड करेंगे। जो मंत्री बने हैं उनके जिंदगी के बारे में बताएंगे, उनके अनसुने किस्से सुनाएंगे और ये बताएंगे कि कौन सा मापदंड का प्रयोग हमारे हिसाब से हुआ था उनको मंत्री पद देने के लिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये सीरीज हमारे लिए अंकित शर्मा लिख रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।